Yes, we will start now new topic equation of motions. अब इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस आपके पास होती है बेटा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ई टी. क्या होती है बेटा? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ई टी. इसके बारे में स्टडी करते हैं किस तरीके से डेराइव किया जाता है. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ई टी स्क्वायर. सेकंड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस आपके पास होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. यहां पर v u s a और t किसको रिप्रेजेंट करते हैं? u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, s इज इक्वल्स टू डिस्टेंस रिप्रेजेंट करा गया है, a इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एंड टाइम को रिप्रेजेंट किया है t से. तो इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा? v t ग्राफ के बारे में. और वी टी ग्राफ में आपके पास कौन सा लेना है जिसमें ए क्या हो? कांस्टेंट हो. ए क्या हो? कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस आप बोल सकते हैं. क्लियर? तो वी टी ग्राफ और एक स्ट्रेट लाइन आपके पास गिवन होगी, ठीक है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी क्या करेगी? मूवमेंट करेगी. तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या? अगर मैं वी टी ग्राफ के बारे में स्टडी करता हूं तो वी और टी ग्राफ कैसा आएगा आपके सामने? इस तरीके का कुछ ग्राफ आएगा. ऐसा आप लोगों ने पहले भी मैंने बताया हुआ है आपको कि v और t ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है. अब मैंने यहां लिया है e कांस्टेंट, तो नॉर्मल सी बात है v इंक्रीज हो रहा है, तो इक्वल अमाउंट पे अगर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशंस में आप क्या बोलते हैं आप कि कांस्टेंट a क्या है आपके पास? कांस्टेंट. अब आप देखिए मैंने बोला है यहां पर v t ग्राफ ये है a और ये आपके पास है b. क्लियर? तो a b आपके पास एक लाइन. क्लियर? अब इस सिचुएशंस को एटलीस्ट ऐसा मान सकते हैं कि ए पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट था तो उसमें ऑलरेडी कितनी वेलोसिटी थी आपके पास में? u. जब बी पॉइंट पर चला गया, वो ऑब्जेक्ट कहां पर चला गया? बी. फर्स्ट टाइम पीरियड में तो कहां पर था? ए पर. अब किस पर चला गया? बी पर. तो बी पर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. तो फर्स्ट टाइम पीरियड में आपने क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो ड्रॉ करने वाले केसेस में आपके पास ये कंसीडर क्या होगी बेटा? इसकी फाइनल वेलोसिटी. उसे आपने किससे रिप्रेजेंट किया है बेटा? कैपिटल ऑफ v से रिप्रेजेंट किया है. तो कैपिटल ऑफ v फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी को, जो कि मैं आपके पास ऑलरेडी कहां पर बता चुका हूं? पहले, इनिशियल एंड फाइनल. और कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप में भी मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर चुका हूं. क्लियर? सपोज ऐसा मान के चलते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, जब उसकी वेलोसिटी कितनी है? u. तो टाइम आपने ले लिया t1 इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड. क्लियर? जब वो ऑब्जेक्ट कहां पर चला गया? b पर. तो उस कंडीशन में टाइम कितना हो गया? t2 इज इक्वल्स टू 2. t किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए इस पर. क्लियर? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहां पर आ चुका? सेकंड वाले पॉइंट पर. सपोज t2 इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास? t. मैंने ऐसा बोला है कि जब b से y एक्सिस पर आपने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो क्या है? c. b से o x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसे मैंने लिख दिया यहां पर, सपोज मैं लिख देता हूं d. तो सिचुएशन क्या होगी आपके पास में? देखिए BC परपेंडिकुलर ऑन OY एक्सिस या OY, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? Y एक्सिस. क्लियर? इससे मीनिंग क्या निकल रहा है कि जो BC है वो क्या है? परपेंडिकुलर है. ये परपेंडिकुलर का साइन किस पर? OY पर या Y एक्सिस. क्लियर? सेम सिचुएशंस मैं लिख रहा हूं बेटा यहां पर BD is a perpendicular on OX. क्लियर? तो BD, ये B है आपके पास में और ये आपके पास है D. ये परपेंडिकुलर है OX एक्सिस पर, तो ये OX एक्सिस कर देते हैं या X एक्सिस कर दीजिए, एक ही बात है बेटा, ये X एक्सिस. क्लियर? नेक्स्ट सिचुएशन B पॉइंट से भी आपने क्या करना है? एक परपेंडिकुलर जनरेट करना है. ये परपेंडिकुलर जनरेट कर दिया. सपोज मैंने लिख दिया इसको E. तो AE मैंने लिखा है बेटा AE परपेंडिकुलर ऑन
कितना हो गया बेटा, बी डी, बी डी, यानी कि ए ई परपेंडिकुलर है बी डी के। अब बी डी क्या है आपके पास में, देखिए ये ए ई है और ये बी डी, तो ये इसके क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर। अब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट आपको इंट्रोड्यूस कर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्लोप निकालना, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि स्लोप किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए ए ई के साथ में ए बी सपोज कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एक, वेयर आप ऐसे लिख सकते हैं, वेयर थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, एंगल। ठीक है, आप इससे बोल सकते हैं एंगल। क्लियर, ओके। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, देखिए ये ट्राइंगल आपके पास है, ये ट्राइंगल आपके पास है, तो बी सी सॉरी बी ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास है बेस, ये आपके पास है बेस, परपेंडिकुलर और साथ में आपके पास है बेस। ये आपके पास क्या हो गया, हाइपोटेनस, जिससे मैंने क्या लिखा है बेटा, एच। परपेंडिकुलर को मैंने क्या लिखना है, पी, और बेस को क्या लिखना है मैंने, बी, ये बेस को मैंने लिख दिया बी, और हाइपोटेनस तो क्या लिख सकते हैं, एच। क्लियर। तो उस कंडीशन में थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप। क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप। तो आप तो पहले से ही जानते हैं बेटा कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, tan थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो मीनिंग क्या निकल रहा है आपके पास, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप में इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी जान चुके हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो ए किसके इक्वल है, tan थीटा के, और tan थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मैंने बताया था बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन, बताया था कुछ, ये देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपके पास एज इट इज फॉर्मूला डेवलप हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने ये लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपके पास हो गया बेस। अब a इज इक्वल टू tan थीटा, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ आपके पास में, देखिए b और साथ में e, और बेस आपके पास क्या हुआ, ये बेस ही तो है, तो ये क्या हो गया बेटा आपके पास में ए ई, तो बी ई अपॉन ई ई इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ए। तो मैं ए इज इक्वल टू tan थीटा मैंने लिखा है यहां पर tan थीटा। अब देखिए बी ई को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं बेटा, देखो ये आपके पास है बी, और ये ई, और ये डी, यानी कि बी ई इज इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूं बेटा, बी डी में से अगर मैं डी ई को माइनस कर दूं, डी ई को मैंने माइनस कर दिया, ये पूरी क्वांटिटी बी से डी तक, ई से ई को माइनस कर दिया जाए तो क्या बनेगा, बी ई। तो इससे मीनिंग क्या निकलेगा उसको भी देख लेते हैं। जो बी डी है, ठीक है, यहां थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो बी डी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को, जिसे मैंने लिखा है बी एज इट इज। ये आपके पास क्या है, यानी कि बी डी इज इक्वल टू वी, और वी किसके इक्वल हो रहा है, सी। ओके, तो मैं ओ सी भी लिख सकता हूं, दोनों चीजें सेम। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ई डी। ये क्या है आपके पास में, ई डी। ई डी किसके इक्वल हो रहा है आपके पास में, ई ओ के इक्वल हो रहा है, और ये किसके इक्वल हो रहा है, यू के इक्वल हो रहा है, यानी कि आपके पास क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो गया। अगर मैं यहां पर बी ई की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो बी ई इज इक्वल टू क्या है, ओ डी, ये सॉरी बी डी, तो ये बी डी किसके इक्वल है, ओ सी के, और ओ सी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, फाइनल वेलोसिटी। तो मैं यहां लिख सकता हूं वी माइनस डी ई, ये क्या है, डी ई इज इक्वल टू ओ ए, तो ये ओ ए इज इक्वल टू आपके पास है यू, तो मैंने क्या लिख दिया, यू। क्लियर। अगर मैं यहां पर टाइम की कैलकुलेशन भी करें तो टाइम कितना हो जाएगा, देखिए T2 माइनस ऑफ T1 इज इक्वल टू आपके पास होगा T2 की वैल्यू कितनी है, T
और t1 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये वैल्यू कितनी किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास में t के इक्वल हो जाएगी। क्लियर? इससे मीनिंग क्या निकल रहा है? अब देखिए बीई की जरिए क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, बी डी माइनस ऑफ डीई, क्योंकि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करना है तो ये सारी कॉन्सेप्ट आपको बताने होंगे। एई, अब एई आपके पास किसके इक्वल है? ओ डी के इक्वल है, और ओ डी ये लिखा है मैंने, ओ डी इज इक्वल टू ए ई, यानी कि ओ डी किसके इक्वल हो रहा है आपके पास में? ए ई के इक्वल हो रहा है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल हो रही है बेटा? टी के। तो ये वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, तो ए ई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं बेटा? ओ डी, ये ओ डी भी लिख सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू बी डी, अब बी डी की वैल्यू कितनी है? बी माइनस यू अपॉन ओ डी, ओ डी की वैल्यू भी फाइंड आउट करी, कितनी आई है बेटा? ओ डी की वैल्यू tan 3 ओनली टी, तो ये लिख दिया मैंने टी। क्लियर? अब आपके पास ये क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो कि किसके इक्वल हो रहा है? एक्सेलरेशन के। अब आपने क्या करना है? ये एक फॉर्मूला डेवलप हो गया आपके पास, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा a इंटू टी। क्लियर? इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा आपके पास में? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम सिचुएशंस आप क्या कर सकते हैं? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेकंड केस या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या होता है भैया आपके पास में? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे बेटा? देखिए आपके पास में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या लग रहा है आपके पास? एक ट्रेपेजियम लग रहा है, ओ ए बी डी। इसको देखिए ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक ट्रेपेजियम की तरह। ठीक है, तो ट्रेपेजियम यानी कि आपके पास, अगर मैं यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करूँ, क्या फाइंड आउट करूँ बेटा? ये एरिया, ये मेरे पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? जब भी आप एरिया को रिप्रेजेंट कर, देखो मैं एक बार आपको समझा देता हूं। मैंने यहां क्या लिखा है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके पास क्या हो गया? ओ ए बी, और साथ में क्या था आपके पास में? ओ ए बी, और साथ में है डी, ये डी। ये जब भी एरिया अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो किस किस के बीच में एरिया है आपके पास में? एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है? एल इंटू बी होता है। अगर नॉर्मली बात करें, आप स्क्वायर की बात करें या एक्स वाई जेड किसी की बात करें, ठीक है, स्क्वायर की बात कर लीजिए आप, और तो इन दोनों सिचुएशन में लेंथ और वेट ये किसके इक्वल होती है आपके पास में? पर्टिकुलर एरिया। तो ये आपके पास हो रहा है एल, लेंथ आपके पास वेलोसिटी है सपोज, या ऐसा मैं मान के आप ऐसा कीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करें, ओ ए बी डी। ये ओ ए बी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास में? देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास में? डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को, सॉरी मैं यहां लिख देता हूं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो रहा है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के इक्वल हो रहा है। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालूं तो वो किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में अगर v और t इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में देखो v की यूनिट क्या होती है आपके पास? मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आपके पास टाइम की यूनिट भी क्या होती है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड और सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? मीटर। यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास में? s को, और s को क्या लिखा जाता है बेटा? डिस्टेंस। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको डिस्टेंस से। अब डिस्टेंस से आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इस एरिया, जब भी फाइंड आउट करोगे तो क्या फाइंड आउट होगी? डिस्टेंस। डिस्टेंस को आपने लिख लिया बेटा s। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है? 1/2 क्लियर, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही तो होता है आपके पास में। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, अब पैरेलल साइड आपके पास कौन सी होगी उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। s इज इक्वल टू कितना हो गया? हाफ।
सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का मतलब क्या हो गया, देखिए बेटा, ये सिचुएशन, ये आपके पास ओ ई किसके पैरेलल है, बी और साथ में डी के पैरेलल है। तो ये आपके पास हो गया ओ ई, मैंने लिखा है ओ ई, क्लियर, प्लस बी डी इंटू हाइट। अब हाइट किसके इक्वल होगी, टाइम के इक्वल हो, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगी, टाइम के इक्वल हो जाएगी। इट मींस आपके पास देखिए ये आपके पास इसकी क्या होगी बेटा, हाइट। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो टाइम को रिप्रेजेंट करने का मीनिंग क्या निकल रहा है, आप इसको टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एस इज इक्वल्स टू हाफ ओ ए प्लस ऑफ बी डी इंटू ऑफ आपके पास आ गया टाइम, क्लियर। अब इससे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, या इस इक्वेशंस को थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान से देखें तो देखिए आपके पास ओ ई किसके इक्वल हो रहा था, इनिशियल वेलोसिटी के, और जो बी डी था, बी डी वो किसके इक्वल हो रहा है, वी के, क्लियर। और ओ डी, ये ओ डी किसके इक्वल हो रहा है, टाइम के। तो ये सिचुएशन आपको यहां पर पुट करनी। तो एस इज इक्वल टू हाफ ओ ए की वैल्यू क्या है u, प्लस बी डी की वैल्यू क्या है v, और साथ में आपके पास क्या आ गया, टाइम, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। यहां से आप चाहें तो v की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशंस 1। तो क्या होगा, s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू यू, एज इट इज v की वैल्यू क्या आएगी बेटा, u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, इनटू आपके पास क्या हो गया, टाइम। तो s इज इक्वल्स टू कितना होगा, हाफ इंटू u, और u कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ u प्लस ऑफ 2at इंटू ऑफ t। अब इसको भी सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये s एज इट इज हाफ इंटू 2ut प्लस ऑफ 2at स्क्वायर, क्लियर। इसको सॉल्व करने पर अलग अलग कर दीजिए, सेपरेट कर रहे 2ut प्लस 1/2 2at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू कितना आएगा, ut प्लस ऑफ, सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, ये 2 तो आएगा ही नहीं ना बेटा, यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में कितना होगा, हाफ ऑफ at स्क्वायर, इक्वेशन नंबर। तो आपके पास ये फाइंड आउट क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस, सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। सॉरी माफी चाहेंगे बेटा, ये आपके रॉन्ग हो गया यहाँ पर, है ना। अब जाके ये क्लियर है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम सिचुएशन में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, केस नंबर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होगी उसके बारे में स्टडी करते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एज इट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके पास क्या होता है, एज इट इज हाफ ऑफ sum of the parallel side, sum of the parallel side into height, क्लियर। अब हाइट किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, आपके पास टाइम। तो s इज इक्वल टू सम ऑफ द पैरेलल लाइन, आपके पास क्या था 4, एज इट इज ओ ए प्लस ऑफ बी डी, और हाइट का मतलब क्या था आपके पास में ओ डी, ओ ए इज इक्वल्स टू आपके पास में यू है, ठीक है। बी डी इज इक्वल्स टू आपके पास है वी, और ओ डी इज इक्वल्स टू आपके पास है टी। देन अब ये वैल्यूज में पुट कर दीजिए, एस इज इक्वल्स टू हाफ, ओ ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास में यू प्लस वी इंटू ऑफ टाइम टी, क्लियर। ये सिचुएशंस आपके पास क्या होती, क्रिएट होती। अब आपने क्या करना है, यहां पर टाइम की वैल्यू को पुट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप टाइम की वैल्यू को पुट करते हैं तो उस कंडीशंस में आपके पास सिचुएशन क्या होगी, सपोज मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर इसको 4। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, वी नो दैट
वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने क्या पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से अगर मैं t की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। इसको इक्वेशन नंबर मैंने बोल दिया 5। ठीक है, यहां से t की वैल्यू को कहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस वाले पॉइंट पर, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 s इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, यहां लिख सकता हूं बेटा v माइनस ऑफ u और मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग v माइनस यू अपॉन ऑफ ए सी। क्लियर? आपने क्या करना है, ये s एज इट इज 1 अपॉन 2 एज इट इज, ये आपके पास आ गया v माइनस ऑफ u और साथ में v प्लस ऑफ u और साथ में आपके पास आ गया v माइनस ऑफ u। क्लियर? आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस ऑफ पी। इससे फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 2a, यहां पर आएगा v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये सिचुएशन आपके पास कौन सी आती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस। ये थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये आपके पास एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, और नए वीडियो के लिए आप हमेशा तैयार रहें। ठीक है, ओके बेटा।